हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 18 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो गाइस, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए फिर वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। सो आज का कोटेशन है, बहुत छोटा सा ही है। डू हार्ड वर्क एवरी डे। हर दिन मेहनत करिए। हर दिन ऐसा सोचिए कि आपको कुछ नया सीखना है। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आप कोई भी काम है कि आप वो नहीं कर सकती हैं। सो हमेशा अपने ऊपर विश्वास करना और हार्ड वर्क, ये दोनों की हैं सक्सेस का। तो इसी के साथ हम भी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, हमें डेज़ में कवर करना है वर्ल्ड COPD डे, जो कि 17 नवंबर को इस बार मनाया गया। ये हर साल 17 नवंबर को देखिएगा इस नहीं होता है, इसलिए इसको रटिएगा मत बिल्कुल भी। ये नवंबर के तीसरे वेडनेसडे को होता है, जो कि इस बार मनाया गया है 17 नवंबर को। COPD की फुल फॉर्म होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मरी डिसीज़। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया बाय द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज़। सो गोल्ड के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। ये नवंबर के तीसरे वेडनेसडे यानी तीसरे बुधवार को ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है, देखो जागरूकता बढ़ाई जाती है ना। ये दिन अवेयर किया जाता है, डिस्कस वेज टू रिड्यूस इट्स बर्डन वर्ल्ड वाइड, कि इसके बोझ को कम, किस तरीके से हम इसका बर्डन कम कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। 2021 की अगर थीम की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, थीम है इसकी, देखिए, हेल्दी लंग्स नेवर मोर इम्पॉर्टेंट। थीम से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सो थीम आपको ज़रूर करके जाइएगा। इसके बाद देखो, कुछ डेज़ को रिवाइज करते हैं। स्टार्टिंग के फर्स्ट को सेलिब्रेट हुआ था वर्ल्ड वीगन डे। इसके बाद देखो, कर्नाटका का फॉर्मेशन डे भी 1 नवंबर को आता है। 2 नवंबर को नेशनल आयुर्वेदा डे। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। 7 नवंबर को होता है इन्फेंट प्रोटेक्शन डे और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 8 नवंबर को वर्ल्ड अर्बनाइज्म डे। 9 नवंबर को होता है लीगल सर्विसेज डे। 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे। इसके बाद 12 नवंबर को निमोनिया डे होता है और गुरु नानक देव जी की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे। 14 नवंबर को होता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, चिल्ड्रंस डे भी होता है। और 16 नवंबर को, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस। इसके बाद एक और डे 17 नवंबर को इस बार सेलिब्रेट हुआ है, वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे। वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे, ये एक तरीके से जो प्री टर्म बर्थ हो जाता है ना, कि जन्म मतलब समय से पहले जिन बच्चों का जन्म हो जाता है, उन फैमिलीज़ को जो कंसर्न रहते हैं ना, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है कि क्या चीज़ें होती हैं और इसके मतलब एक तरीके से किस चीज़ के बारे में चिंताएं रहती हैं, तो इसके बारे में जागरूक किया जाता है। नवंबर को ऑब्जर्व्ड भी किया गया है प्री मैच्योरिटी अवेयरनेस मंथ के रूप में। क्वेश्चन आपका ये बन सकता है फ्रेंड्स कि कौन सा मंथ है जिसको प्री मैच्योरिटी अवेयरनेस मंथ ऑब्जर्व किया गया, तो आप लगा क्या होगी, नवंबर। ये जो दिन है इसको यूरोपियन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 2008 में क्रिएट किया, यानी इसको उन्होंने शुरुआत करी। और पर्पल जो है वो इसका ऑफिशियल कलर है, तो आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं कि इसका जो ये पूरा का पूरा वॉलपेपर था वो भी पर्पल कलर का था, तो ध्यान रखेंगे कि पर्पल इसका ऑफिशियल कलर है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला। पहला है, कौन सी कंट्री विल बिकम द फर्स्ट कंट्री, पहला देश बन जाएगा जिसने स्टेबलाइज किया है डिजिटल एम्बेसी को आफ्टर एन एग्रीमेंट विद मेटावर्स प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलैंड। तो डिसेंट्रलैंड एक प्लेटफॉर्म में इसके साथ समझौते करने के बाद कौन सा देश डिजिटल दूतावास स्थापित करने वाला पहला देश बन जाएगा, तो आंसर है फ्रेंड्स बारबाडोस। बारबाडोस एक बहुत छोटा सा कैरिबियन आइलैंड नेशन है जो कि पहली कंट्री बनेगी डिजिटल एम्बेसी को स्टेबलाइज करने वाली। और बारबाडोस की जो मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर्स की, और इसके साथ मिलकर फॉरेन ट्रेड के साथ मिलकर एक ऑफिशियली इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि वो डिसेंट्रलैंड में एक डिजिटल एम्बेसी को स्टेबलाइज करेंगे। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जनवरी 2022 से 22 में लगभग एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि छोटी सी कैरिबियन नेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये है बहुत छोटा सा बारबाडोस, जिसके कैपिटल है ब्रिजटाउन, और ये पूरा का पूरा क्या है, अटलांटिक ओशियन।
सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु इनॉग्रेटेड भूमि संवाद। भूमि संवाद का उद्घाटन किसने किया, जो कि एक नेशनल वर्कशॉप है डिजिटल इंडिया के लिए, ठीक है। तो इसका उद्घाटन किया है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह के पास अच्छा कौन सी मिनिस्ट्री आती है, इनके पास एक तो मिनिस्ट्री आती है रूरल डेवलपमेंट की, पंचायती राज मिनिस्ट्री भी इनके पास है। इन्होंने इस वर्कशॉप को क्या किया है, इस वर्कशॉप का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन जो किया गया, देखो इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि अलग अलग जो स्टेट या सेक्टर्स हो गए उनके बीच कंप्यूटराइज्ड डिजिटल भूमि रिकॉर्ड डेटा को साझा करना है, कि सारे के सारे जो लैंड रिकॉर्ड होना वो डिजिटल हो जाए। एक कोड भी मिलेगा आपको, पूरा एक यूनिक कोड होगा जो कि आप उस पर्टिकुलर लैंड के बारे में होगा। जैसे आपका आधार होता है ना, तो आपके आधार का नंबर डाल दो तो आपकी डिटेल आ जाती है। सेम ऐसे ही होगा कि अगर लैंड की यूनिक आईडी डाली जाएगी तो पूरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, है ना। तो एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट है ये, और इसी वर्कशॉप को उद्घाटन किया है गिरिराज सिंह ने। तो फ्रेंड्स ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ते हैं। कौन सा एडिशन है ऑफ द इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम का। तो फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा इसे होस्ट किया गया। क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसे होस्ट किसने किया, फ्रांस ने। तो इसमें बताना है कि जो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कॉन्क्लेव ऑफ चीफ हुआ है, इसका कौन सा एडिशन हुआ है। फ्रेंड्स इसका एडिशन हुआ है 7th। अब ये ध्यान रखिएगा, ये हुआ है पेरिस में, जिसको फ्रांस की नेवी ने क्या किया है, होस्ट किया है। इसमें इंडिया की तरफ से कौन थे, तो अब जो वाइस एडमिरल बनेंगे आर हरि कुमार, इन्होंने यहाँ पर ये जो कॉन्क्लेव हुआ है इसमें इंडिया की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अगर हम बात करते हैं इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम की, तो इसमें इनको वॉज कंसीव्ड, इंडियन नेवी के द्वारा इसे कब कंसीव किया गया था, 2008 में। सो ये ध्यान रखिएगा, 2-3 क्वेश्चन बस यहाँ से बन सकते हैं। कहाँ हुआ, किसने होस्ट किया, इंडिया की तरफ से कौन गए, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2021 इन अ ग्लोबल लिस्ट दैट मेजर बिजनेस ब्राइबरी रिस्क। व्यापार रिश्वत जोखिम को मापने वाली जो एक लिस्ट है उसमें भारत का कौन सा पोजीशन है, तो इसमें भारत की फ्रेंड्स पोजीशन है 82 नंबर की। ये तो लिस्ट निकाली गई है, ये ट्रेस ने निकाली है। ट्रेस के द्वारा इस लिस्ट को जो है वो जारी किया गया है, जो कि एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ब्राइबरी रिस्क मतलब कि बिजनेस में जो मतलब कितना घूसखोरी चल रही है इसको मेज़र करती है। और इसमें 194 कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज थी, जिसमें इंडिया की पोजीशन कितनी है, 82 नंबर की, 82 है। डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, इनकी सबसे लोएस्ट ब्राइबरी रिस्क है। देखो लोएस्ट का मतलब वो है कि यहाँ पे कम पैसा चलता है, कम घूस चलती है, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखो। और इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया की इसमें 82 नंबर की पोजीशन। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज फर्स्ट पोर्ट होटल वॉज इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन। पहला पॉड होटल का उद्घाटन कहाँ पर, कौन से रेलवे स्टेशन पर किया गया है। आंसर इज़ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये कॉन्सेप्ट आपने जो पॉड होटल्स का कॉन्सेप्ट है आपने जापान में देखा होगा, क्योंकि जापान ने ही सबसे पहले इसको डेवलप किया था। इस तरीके के ये होते हैं, छोटे छोटे से केबिन्स होते हैं और सारी इसमें आपको सुविधाएं मिलती हैं। तो इस तरीके के इन्हें बोलते हैं पोर्ट होटल्स। तो इसमें देखो ध्यान रखो कि इसको इनॉग्रेट किसने किया है, इसको इनॉग्रेट किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे राव साहेब दानवे, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। पैसेंजर्स इसको बुक कर सकते हैं, अगर उनको 12 घंटे के लिए इसको बुक करना है तो इसकी फ़ीस है 1000 रुपये, और इसको 24 घंटे के लिए बुक करना है तो इसके 2000, यानी 199, मतलब 2000 हो गया है, ठीक है। ये जो पोर्ट होटल है ये एक तरीके से ज़्यादा एरिया में, देखो ज़्यादा एरिया का यूज़ हम ज़्यादा लोगों के लिए कर सकते हो, कि एक रूम जो है वो बहुत बड़ा बनाया जाता है। सो एक तरीके से अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें 3000 स्क्वायर फीट में ये वाला जो पोर्ट होटल है वो बना है, जिसमें 48 कैप्सूल्स है। कैप्सूल का मतलब एक केबिन टाइप का जो हो गया। और इसकी फर्स्ट शुरुआत कहाँ पे हुई थी, जापान में हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें छोटे छोटे बेड साइड बस रूम होते हैं जिनको कैप्सूल्स कहा जाता है, और इन्हें बोला गया है पोर्ट होटल, ठीक है। इसमें आपको वाईफाई, लगेज रूम और शावर रूम, वॉशरूम, इन सभी की आपको सुविधाएं मिलेंगी। बट ये सारी चीज़ें कॉमन होंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर एक रूम होता है उसके अंदर होती थी। सिर्फ आपको एक रहने की जगह, सोने की जगह मिलेगी, बाकी सारी चीज़ें आप एक तरीके से कॉमनली सबको यूज़ करोगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इनॉग्रेटेड ट्रिफिड आदि महोत्सव एट दिल्ली हाट इन न्यू दिल्ली। ये जो ट्रिफिड आदि महोत्सव है इसको किसने इनॉग्रेट किया है? सो द आंसर इज अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री? इनके पास है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। ये भी ध्यान रखो कि इसको इनॉग्रेट कहाँ पे किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया है। इस ओकेज़न पर जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और इस बार उनको पद्म विभूषण भी मिला, MC मैरी कोम, उनको ट्रिफिड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है। और इस बार जो इसका ये एडिशन हुआ है ये इसका 5वां एडिशन हुआ है। इसमें 100 ट्राइबल आर्टिशंस 26 स्टेट से जो आए थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको शोकेस किया। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विलेज है तेलंगाना में जिसको सिलेक्ट किया गया एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज? किसने सिलेक्ट किया है? UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने। तो तेलंगाना में विलेज का नाम बताना और विलेज का नाम है पोचमपल्ली। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पोचमपल्ली को सिलेक्ट किया गया, ये कौन से स्टेट में है? ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये तेलंगाना स्टेट में है। ये जो अवार्ड है ये दिया जाएगा 24th सेशन जब होगा यूनाइटेड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जनरल असेंबली का 2 दिसंबर को। ठीक है, मैड्रिड स्पेन में, उस दौरान ही इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। पोचमपल्ली जाना जाता है, ऐसा रेफ़र किया जाता है सिल्क सिटी ऑफ इंडिया इसको कहा भी जाता है। और पोचमपल्ली इकात ने GI टैग को रिसीव किया था 2004 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखनी है चीज़ें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, तेलंगाना में भी हाल ही में देखो एक मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी बहुत न्यूज़, जैसे ड्रोन बेस्ड एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट शुरू करने वाला तेलंगाना स्टेट बना। तेलंगाना में ही अभी बाठू कम्मा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया गया और पहला स्मार्टफोन बेस्ड वोटिंग सॉल्यूशन इसको भी स्टार्ट किया तेलंगाना में। तेलंगाना में लोकसभा की सीटें 17 हैं, राज्यसभा की सीटें 7 हैं। स्टेट एनिमल है चित्तल, स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। नेशनल पार्क में देखो ये मुरुगावनी नेशनल पार्क आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ के पोचमपल्ली कात, निर्मल टॉयज एंड क्राफ्ट, गदवाल साड़ी एंड हैदराबाद हलीम, इनको सभी को GI टैग दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन विच सिटी, जहाँ पर राष्ट्र रक्षा संपन्न पर्व का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो झांसी, और झांसी कहाँ पे है? UP में। तो UP झांसी में इसका आयोजन किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने औपचारिक रूप से यानी फॉर्मली रूप से इसको क्या किया है, मतलब यहाँ पे कई सारी स्कीम्स यहाँ पर डेडिकेट करी हैं। तो ये भी ध्यान रखो कि कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, और जो इम्प्लीमेंटेशन है स्कीम का कि लास्ट 1 ईयर में जितनी भी स्कीम शुरू करी उनका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो इस पर्व के दौरान शो किया गया कि अच्छा ये स्कीम हमने शुरू करी है और इसको हमने इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। तो ये सारी बातें जो है वो यहाँ पर बताई गई। क्वेश्चन नेक्स्ट है देखिए फ्रेंड्स, विच स्टेट लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ अ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट? इसका दूसरा चरण शुरू किया किस राज्य ने? तो फ्रेंड्स आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर जी ने लॉन्च किया है सेकेंड फेज ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट। ये जो फेज सेकेंड है इस प्रोजेक्ट का, इसको 12 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, देखो कि वेजिटेबल एरिया कि जो सब्जी क्षेत्र है ना उसको क्या करना है 2500 हेक्टेयर से बढ़ाकर 7000 हेक्टेयर कर देना है 2031 तक। तो इस तरीके का ना उन्होंने टारगेट लिया हुआ है। और ये ध्यान रखेंगे जो सेकंड फेज़ है इसको किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश से अगर मैं आपको न्यूज़ बताऊं तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना था जिसने दालचीनी का कल्टीवेशन शुरू किया था, ये ध्यान रखना। और चंबा चप्पल, इसके अलावा निटेड सॉक्स, ग्लव्स, इनको भी GI टैग दिया गया। यहाँ पे लोकसभा की सीटें 4 हैं, राज्यसभा की सीटें 3 हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबलवारा नेशनल पार्क, और यहाँ के देखो आप देख सकते हो कुल्लू शॉल, चंबा रूपाल, कांगड़ा पेंटिंग्स, ये सभी रजिस्टर्ड GI टैग्स हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेंटर हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू राज्य सैनिक बोर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी? किसमें नया राज्य सैनिक बोर्ड को स्टार्ट किया है? तो फ्रेंड्स लद्दाख के द्वारा नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी गई है। ये बोर्ड इफेक्ट होगा, मतलब एक तरीके से जो सेंटर और लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बीच में जो लिंक है उससे इसको शुरू किया गया है।
जितने भी एक्स सर्विसमैन हो गए या आप कह लो कि युद्ध विधवाएं हैं, विडोज़ हैं, नॉन कम्बेंट्स हैं, जो गैर लड़ाक हैं, उनके संबंधित मामलों पर एक तरीके से सलाहकार है, एक तरीके से एडवाइजरी रोल ये प्ले करेगा जितने भी सारे इस चीज़ से रिलेटेड मैटर्स रहेंगे। तो उसके लिए ये नया राज्य सैनिक बोर्ड है जिसको अप्रूवल दिया गया है लद्दाख के द्वारा। इसके बाद 17 नवंबर को 93rd मतलब 93 डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है, 93वीं पुण्यतिथि मनाई गई है किसकी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय जी की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है 17 नवंबर को। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि लाला लाजपत राय की जो डेथ एनिवर्सरी इस बार कौन सी बनाई गई? तो ऐसे भी याद रखो 93rd नंबर की बनाई गई। इनको भाई ये जानना चाहते हैं पंजाब केसरी के नाम से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इन्होंने बहुत ही एकदम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था स्वदेशी मूवमेंट के तहत। 1885 में इन्होंने स्टेबलाइज किया है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इन लाहौर में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो लाहौर में ही हुई थी। कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 को। तो फ्रेंड्स ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक बुक है, देखिए बुक का नेम है द डिस्ट्रप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया। ये बुक लिखी है देबाशीष मुखर्जी ने। तो बस आपको ध्यान रखना है, द डिस्ट्रप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? देबाशीष मुखर्जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो किसने लॉन्च किया है माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी? तो बैंक का नाम हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के द्वारा इसको शुरू किया गया। ये जो फैसिलिटी होंगी, देखो ये जो वेंडर्स हैं जो कि एक तरीके से जहां विक्रेता पूरी क्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं, उनको और ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करेगा ग्रामीण स्तर पर, ठीक है। और इट इज़ अ फ्री अफोर्डेबल, उनको 10,000 रुपये तक का विद एन इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 7% यहाँ पर उनको फ्री अफोर्डेबल लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद है आईसीसी क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा यहाँ पे सौरव गांगुली जी को। सौरव गांगुली ने रिप्लेस किया है अनिल कुंबले को। गांगुली ने इससे पहले देखो प्रेसिडेंट ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन में भी सर्व किया है बिटवीन 2015 2019, और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी रहे थे ये 2019 में। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में है। तो फ्रेंड्स ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कंट्री है जो होस्ट करेगी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी? पे चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में होगी उसको होस्ट करेगा पाकिस्तान, याद रखिएगा। इसके अलावा देखो कुछ और हम वेन्यू देख लेते हैं, जैसे 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसको यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज़ को होस्ट करेगा, मतलब मिलके होस्ट करेगा। इंडिया होस्ट करेगा 3 आईसीसी के इवेंट, जैसे 2026 का T20 वर्ल्ड कप करेगा, 2031 वाला जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा वो भी होस्ट करेगा, वो भी श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ मिलके। इसके अलावा 2029 की जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी वो अकेला ही इंडिया होस्ट करेगा। देखो पाकिस्तान में 1996 में वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया और श्रीलंका के साथ उन्होंने होस्ट किया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल गेम्स हो गए जिसमें एबल नहीं हुआ पाकिस्तान, क्योंकि 2009 में टेररिस्ट अटैक हो गया था श्रीलंकन टीम की बस के ऊपर लाहौर में। तो उसके बाद पाकिस्तान को एक तरीके से बैन कर दिया कि वहाँ पे कोई भी चीज़ होस्ट नहीं होगी। ओके, अब चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो लास्ट जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी वो 2017 में हुई थी और इसको होस्ट किया था यूके ने। तो काफ़ी बड़ा गैप आया है और अब जाके कब होगी? 2025 में होगी, जिसको पाकिस्तान होस्ट करेगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब देखिए फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन नेवल शिप जिसने सिटमैक्स में पार्टिसिपेट किया है तो उस नेवल शिप का नाम है INS कारमुख। रिसेंटली 41 साइंटिफिक एक्सपेडिशन अंटार्कटिका में शुरू हुआ। अंटार्कटिका में प्रोग्राम कब शुरू किया गया? 1981 में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट किया है पूर्वांचल एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में। पीयूष गोयल ने वर्चुअली इंडिया फर्स्ट फूड म्यूजियम शुरू किया है कौन से स्टेट में? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसके बाद है ग्रास कंजर्वेटरी, ये इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद है लिनेक NCD फिशरीज बिजनेस, ये कौन से स्टेट में है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। कौन से स्टेट ने कैसरे हिंद को अप्रूवल दे दिया है? स्टेट बटरफ्लाई अरुणाचल प्रदेश। 16 नवंबर को यूनेस्को ने अपनी एनिवर्सरी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। थुया तमीज़ पत्रलार अवार्ड ये किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड दिया गया है V वराथराजन को। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। और कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो
श्रमिक मित्र स्कीम है, इसको दिल्ली ने शुरू किया है। और सेकंड क्वेश्चन था कि शवाकयात मिर्जियोव दोबारा से उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है इनको अपॉइंट किया गया। सो आज के कमेंट है कुमार एंड रमेश एस, बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर करे हैं। आज देखिए कुछ बुक से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं। सर सैयद अहमद खान, रीजन रिलीजन नेशन, ये बुक किसने लिखी। सेकंड क्वेश्चन है द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया, ये बुक किसने लिखी है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।